और उनकी क्या उपलब्धियां रही, किस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए, हमारी संस्कृति में किस प्रकार से योगदान दिया, किस तरह से उन्होंने भारतीय सभ्यता को एक नया आयाम दिया। ठीक है, कल हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा था, और कुषाण जो थे वो कहाँ से आए थे, कौन थे, इसके बारे में कल थोड़ी सी जानकारी ली थी। मैं उसे आज फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। कुषाण जो थे मध्य एशिया के करीब रहते थे। और ये देखो, अब यदि कोई चित्र या ऐसा कुछ हो सकता तो शायद मैं विचार करता, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, मध्य एशिया ये अफगानिस्तान से निकल जाए आगे की तरफ, और रूस का जो क्षेत्र आता है उससे थोड़ा पहले, वो सारा मध्य एशिया, यूरोप के पास वो सारा मध्य एशिया होता है। तो वहां से जब वो जाति निकली, उन्होंने चीन की किसी एक जाति को खदेड़ दिया था, उन लोगों को चीन की एक जाति ने युद्ध में, और वो लोग वहां से निकल चुके थे। और कुषाण जो थे, कुषाण होने से पहले वो हुण जाति थी। हुण यानी कि ये 5 अलग अलग शाखाओं में बट गए थे। हुण जाति 5 अलग अलग शाखाओं में बट गई थी, और उन पांचों में से 4 जातियों का एक जाति ने विनाश करके उन चारों को अपने में मिला लिया। अकेले हुण बच गए थे, और उन्होंने आगे कुषाणों के साथ, यानी सिंध प्रांत के बाद कुश जाति के साथ यहाँ आकर के और मिक्स हो गए थे, और वहीं से फिर इन्होंने राज्य प्रारंभ कर दिया था। उन पर एक तरह से किसी भी कह सकते हैं मिलकर, या उनके साथ मिलकर कह सकते हैं, या उनके ऊपर किसी प्रकार से राजा राज कर लिया होगा, ऐसा माना जाता है। और उन लोगों ने मिलने के बाद अब वो कुषाण हुण नहीं रहे, अब वो कुषाण हो गए। अब ये कुषाण जाति जो है कैसे राज कर रही है, किस प्रकार से आई, ठीक है, ये मैं फिर से बता देता हूँ कि मगध जो राज था, पूरा का पूरा बहुत बड़ा राज था और बहुत बड़ा राष्ट्र था। लेकिन हुआ क्या, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। छोटे छोटे राज्यों में ये विभक्त हो गया, और उनका जो पतन है वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब वो छोटे छोटे राज्य हो गए हैं, उनके अलग अलग राजा हो गए हैं। इसलिए ध्यान रहे कि वो जो छोटे छोटे नहीं कह सकते, इतने छोटे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो थे सब अलग अलग अपने अपने एरिया में। उन्होंने अपने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। एक छत्र राजा नहीं रह गया, अब सब अलग अलग अपने अपने राज्य के राजा हो गए थे। इसी तरह उस वक्त कुछ विदेशी जातियों ने भी आकर के भारत पर आक्रमण किया था। उनमें कुषाण, शक और ये सारे जो थे, सातवाहन वगैरह, ये सारे के सारे एक तरह से अलग अलग प्रकार के राजा ही थे, और इन पर विदेशी आक्रमण हुआ। ये कुषाण उनमें से एक थे। अब इन कुषाणों का पढ़े कि भारत में आ गए, अब राज कर लिया, आधिपत्य शुरू कर दिया। इनकी क्या विजय रही, किस प्रकार से है, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कुषाणों के बारे में अब हम जब पढ़ रहे हैं, तो कुषाण के बारे में हमने देख लिया था कि वो 5 अलग अलग शाखाओं में विभक्त थे, और 5 शाखाओं में से होते हुए उनमें से एक शाखा ने यहाँ पर आकर के राज कर लिया, और राज करने के बाद उन्होंने यहाँ पर अब अपना आधिपत्य स्थापना शुरू कर दी। ठीक है, तो इनका जो सबसे प्रतापी जो राजा था, पहली बात ये कि इनकी स्थापना की किसने। ठीक है, तो जब स्थापना की बात आती है, तो स्थापना में ये होता है कि भारत में जो पहला राजा था कुषाणों का, वो था कुजुल कैद फिशस। ठीक है, इसको नाम को आप लोग देख लेना, बुक्स में से पढ़ना जरूर, पीडीएफ भी दे दूंगा, उसमें से पढ़ना। ठीक है, कुदुल कैज फिशस, ये पहला राजा है कुषाणों का। इनके नाम सारे लगभग ऐसे ही होंगे। धीरे धीरे जब ये भारत में रहने लग जाएंगे तो इनके नाम भारतीयों जैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, पहला राजा था कुदुल कैद फिशस, उसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण राजा है, वीर योद्धा, महत्वाकांक्षी शासक, हिंदू कुश को पार करके और पार्थियन प्रदेशों पर अधिकार करते हुए ये आगे बढ़ा। इसने काबुल, कपिशा और कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। देखो, काबुल की बात हो रही है, मतलब अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बड़ी एरिया की बात कर रहा है। काबुल पर कर लिया, विदिशा पे कर लिया। काबुल में अपना यूनानी जो सत्ता थी उसको उखाड़ दिया, और उसकी जगह खुद ने अब राज्य
स्थापित कर लिया। और कौन कौन से राज्य थे इसके साथ, इसके आसपास के? बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और उसके गांधार। ठीक, गांधार तक आ गया, मतलब भारत तक तो आ गया, तक्षशिला तक, गांधार तक आ गया वो। उसने अब क्या किया, यहाँ तक आ गया और यहाँ पर रहने लगे और यहाँ आकर के उन्होंने अपना भारतीय संस्कृति के साथ मिक्स हो गए। अब उन्होंने राजा महाराजा ऐसी उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी थी, इसलिए उनको महाराज, महंत, राजाधिकारी, राजाधिराज ऐसी उपाधियां दी जाने लगी। 80 साल की उम्र में कुदुल कैटफिशेस की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर आर के मुखर्जी, डॉक्टर DC सरकार, इनके अनुसार कुदुल कैटफिशेस ने 15 से 65 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 15 से 65 ईस्वी तक। ठीक है, सातवाहनों की बात करें तो हम 175 तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ फिर से वही 15 या 65, मतलब कंफ्यूजिंग मत करना किसी प्रकार से। चलिए, अब इसके बाद इसका जो पुत्र है वो आ जाता है, उसका नाम है विम कैटफिशेस। विम कैटफिशेस उसका बेटा आ गया। उसके पुत्र विम कैटफिशेस गद्दी पर बैठ चुका है। विम कैटफिशेस ने पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि विमल कैटफिशेस ने एक विशाल राज्य की स्थापना कर ली थी और पार्थिया से लेकर मथुरा तक का सारा राज्य फैला हुआ था। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, बुखारा, बुखारा जगह का नाम है, ठीक है ना, बुखारा एक जगह का नाम है, आलू बुखारा वाला बुखारा नहीं है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि विमल कैटफिशेस का अधिकार सिंधु नदी के पूर्व में पंजाब और संभवतः जो सिंधु प्रांत है वहां ऊपर तक हो गया था। ठीक है, मतलब भारतीय बिल्कुल अंदर आने लग गया ये। अब इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया भाई। अब विमल कैटफिशेस ने सोने, चांदी, तांबे, इन धातुओं के बहुत से सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल, इसकी आकृतियां मिलती हैं। यानी कि इसने यहां आकर के और शैव धर्म को अपना लिया। इसने कई उपाधियां भी धारण की थी, जैसे महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, क्योंकि शिव से संबंधित है ना, इसलिए उपाधियां धारण की। और उसके पिताजी 65 में गुजर गए थे, तो 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद कई शासक हुए, लेकिन उनमें से नंदी बैल होता है, शिव का जो वाहन है बैल, वो नंदी होता है। ओके, तो शिव भगवान, उनके वाहन बैल, नंदी की तस्वीर और त्रिशूल, सारे शिव से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने यहाँ आकर के शैव धर्म को अपना लिया। ठीक है, इसके बाद कई हुए शासक, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं थे। उनके बाद आते हैं महाराज कनिष्क। महाराज कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक है, सबसे शक्तिशाली। कश्मीर पर आक्रमण करके उसको अपने अंडर करने वाले यही थे। प्राचीन भारत में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कनिष्क के सिंहासन की बात करें तो ये कब आया कब नहीं आया, इसके लिए ना जो विद्वान है, इतिहासकार है, उनमें बहुत मतभेद है। मिस्टर कनिंघम फ्लीट, कैनेडी, ये सब बताते हैं कि शायद 58 ईस्वी के बाद आया था। मार्शल स्टेनोकॉय स्मिथ ये बताते हैं भी 125 ईस्वी के बाद आया था। RD बनर्जी, यानी कि हिंदुस्तानी जो है वो RD बनर्जी, डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी, ये सारे बताते हैं 78 ईस्वी के बाद ही बैठ गया था। 78 मतलब इसके विम कैटफिशेस के तुरंत बाद। राज्यारोहण की स्थिति के बारे में ज्यादातर लोगों के विचार मत भी है। डॉक्टर DC सरकार भी यही कहते हैं कि शायद वो शक संवत के अंदर बैठा हो। शकों के द्वारा शक संवत चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। 78 ईस्वी से लेकर 101 या 102 ईस्वी तक चलाया था, तो शासन किया था। RC त्रिपाठी जी कहते हैं कि भी 78 ईस्वी संभवतः पूरी तरह से शक संवत के आधार पर जान पड़ती है। तो भाई 78 ईस्वी को सही मानते हैं।
ठीक है, ज्यादातरों का अब एक मत जो है वो 78 ईस्वी को सही मानता है। ठीक है, महाराज कनिष्क की राजधानी, महाराज कनिष्क की राजधानी की बात करें तो पेशावर उनकी राजधानी मानी जाती है। साम्राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण ये पेशावर बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। कनिष्क ने अपनी राजधानी में अनेक सुंदर भवनों, इमारतों, सार्वजनिक स्थलों, बौद्ध मठों, विहारों, कई चीजों का निर्माण करवाया। शीघ्र ही पुरुषपुर विद्या, धर्म, संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक है, कनिष्क की विजयों की बात करें भी, कितने क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, कहां कहां की, इसकी बात करें तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण विजय थी इनकी, वो थी कश्मीर पर विजय। सर्वप्रथम कनिष्क महाराज ने कश्मीर पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कलहण, कलहण अपन पढ़ कर आया ना, कलहण की राज तरंगिणी। कलहण की राज तरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर जीतकर और कश्मीर में ही कश्मीर के साथ कई नगरों की स्थापना की। कनिष्क ने कश्मीर में अनेक स्मारक बनवाए। कनिष्कपुर, इसका श्रीनगर के पास में कनिष्कपुर नाम का एक नगर भी बसाया था। छोटे छोटे गांव के रूप में ये बसे हुए थे। तो इन सब पर विजय प्राप्त कर कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। 4 बौद्ध संगीतियां हुई है ना, अजात शत्रु के टाइम, कालाशोक, अशोक, और चौथी थी कनिष्क के टाइम। कश्मीर की विजय सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विजय का वर्णन कलहन की राज तरंगिणी में मिलता है। दूसरा, साकेत और पाटलिपुत्र पर विजय। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने साकेत और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। उसने साकेत को जीतने के तुरंत बाद पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था और वहां के कोटकुल नरेश को पराजित करके उससे युद्ध का हर्जाना वसूला। इस पर उस नरेश ने हर्जाने के बदले में बौद्ध विद्वान अश्वघोष, अश्वघोष थे ना, और भगवान बुद्ध का जल पात्र भेंट उन्हें कर दिया था, जिन्हें पाकर कनिष्क संतुष्ट हो गया और उन्हें लेकर अपनी राजधानी में चला गया था वापस। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का कथन है, 7 वाहनों के मगध पर से राज्य का अंत करने का श्रेय कनिष्क को ही जाता है। ठीक है ना, हम पढ़ के आए पीछे भी 7 वाहनों ने मगध पर किस प्रकार आक्रमण किया और किस प्रकार उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कनिष्क ने उनसे वो हथिया लिया, अब कनिष्क के अंडर है वो। ओके, तीसरा, पार्थियनों पर विजय। कनिष्क से पहले कुजुल कैथीसिस ने पार्थियनों को पराजित कर दिया। अतः पार्थियन राजा उनसे बदला लेना चाह रहे थे और उस बदले के कारण कनिष्क पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, पार्थियन जो है मध्य एशिया के साइड में, अफगानिस्तान से बाद में ये एरिया आता है, उस जगह पर पहले कैदल वो था कुजुल कैथीसिस, उसने आक्रमण कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए अब इस महाराज ने कनिष्क पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कनिष्क ने उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। डॉक्टर राजवली पांडे का कथन है कि जिस समय कनिष्क पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय पार्थिया के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क ने उसका सफल प्रतिरोध कर उसे पीछे जाने के लिए विवश कर दिया। तो एक कोई और नया आकर के यहाँ भारत पर कब्जा करता, उससे पहले इन्होंने इसको बाहर की तरफ डेढ़ दिया। चलिए नेक्स्ट कर, चीन पर विजय। चौथी जो इसकी विजय थी सबसे महत्वपूर्ण, वो थी चीनी सेनापति पान चाओ। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने काशगर, यारकंद, खोतान, ये सब अफगानिस्तान के साइड के कुछ नाम है, इन एरियाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कनिष्क चीनी सेनापति पान चाओ की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हो रहा था। उसे यह भय उत्पन्न हुआ कि पान चाओ कहीं कश्मीर पर आक्रमण ना कर दे। अतः कनिष्क ने चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेज दिया, यह मांग की कि चीन की एक राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ कर दिया जाए। चीनी सेनापति पान चाओ ने इस प्रस्ताव को अपने सम्राट के लिए अपमानजनक समझा
और कनिष्क के राजदूत को वहां बंदी बना लिया वापस। अब भाई इस पर कनिष्क ने अपने सेना नायक यानी अपने सेनापति की अधीनता में लगभग 70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना चीन पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। परंतु कनिष्क की सेना की पराजय हुई और कनिष्क को चीन के साथ एक संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार उसने चीन के सम्राट को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद चीनी सेनापति पांचाओं की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र पान यांग सेनापति बन गया। वह अपने पिता की भांति इतना योग्य नहीं था। कनिष्क ने अवसर का लाभ उठाया और चीन पर पुनः आक्रमण किया और चीनी सेनापति पान यांग को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप कनिष्क अब चीनी सम्राट को वार्षिक कर भेजने की जो संधि थी उस संधि से भी मुक्त हो गया और इसके लिए चीनी सम्राट को एक संधि करनी पड़ी जिसके अनुसार उसे यारकंद, काशगर, खोतान जो उसके प्रदेश थे उनको वापस कनिष्क को देने पड़ गए। अब कनिष्क का साम्राज्य विस्तार कितना बड़ा है, राजतरंगिणी में ही है इसका सबसे अच्छा वर्णन। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करें तो भैया भारत के बाहर का जो क्षेत्र था उसमें था अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान, यारकंद उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे। कनिष्क के अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि कनिष्क का अधिकार आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध के उत्तर में भागलपुर राज्य तक फैला हुआ था। कनिष्क के अनेक लेख मथुरा से मिलते हैं भाई, जिनसे ये ज्ञात हो जाता है कि मथुरा भी उसी के अधिकार में थी। कनिष्क ने कई सिक्के चलवाए थे। कनिष्क के सिक्के श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में गाजीपुर, गोरखपुर में भी इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। उस आधार पे कहा जाए तो पूर्व में वाराणसी तक कनिष्क का साम्राज्य हो सकता है फैला हुआ हो। राजतरंगिणी, बार बार इसका नाम आ रहा है, इसको अच्छे से रट लेना। कनिष्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसी में सारी जानकारी आती है। कलहड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर भी कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित था। हेनसांग के अनुसार गांधार पर कनिष्क का अधिकार था। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं कनिष्क का राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक विस्तृत रूप में फैला हुआ था। पुरुषपुर यानी पेशावर थी। डॉक्टर P.L. भार्गव के अनुसार कनिष्क की विजय संबंधी अनुश्रुतियों और उसके अभिलेखों और सिक्कों से प्राप्त स्थानों के आधार पर हम कह सकते हैं उसका साम्राज्य पश्चिम में खुरासान से पूर्व में बिहार तक और उत्तर में भैया काशगर से लेकर दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था। ठीक है, अब है इसका शासन कैसा था। कनिष्क का शासन प्रबंध, ये तो इसकी विजय थी, इसकी उपलब्धियां थी, इसका साम्राज्य था, विस्तार कितना फैला हुआ है। अब कनिष्क शासन कैसा करता था उसके बारे में जानकारी देखते हैं कि कनिष्क किस प्रकार से शासन व्यवस्था उसकी। कनिष्क का शासन, कनिष्क एक योग्य शासक था। वह अपने विशाल साम्राज्य का शासन प्रबंध क्षत्रप शासन व्यवस्था के अनुसार करता था। हम लोग पीछे पढ़ के आए थे कि क्षत्रप और महाक्षत्रप नाम की दो व्यवस्थाएं थी जो उन सातवाहनों के द्वारा चलाई गई थी। आगे शकों ने उसको कंटिन्यू किया था और उसके बाद अब ये कुषाण भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। छत्र व्यवस्था के अनुसार सारनाथ लेख से ज्ञात होता है कि महाक्षत्रप खरपलनान मथुरा में तथा क्षत्रप वनस्तर बनारस के समीप प्रांतों में शासक था। साम्राज्य के उत्तरी भागों में सेना नायक तल, वेशपति और लियक नामक क्षत्रप नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये इसके कुछ क्षत्रप थे जो इसने नियुक्त किए थे। और अगर बात करें V.S. स्मिथ के अनुसार तो महाराष्ट्र का शक क्षत्रप नहपान और उज्जैन का क्षत्रप चष्टन कनिष्क के प्रांतपति होते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि साम्राज्य के अन्य प्रांत भी इसी प्रकार शासित होते थे। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर ही थी। अब कनिष्क की कुछ धार्मिक उपलब्धियां हैं जो बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में भी सामने आती है। ठीक है, वैसे इसके ये शिव प्रेमी ज्यादा थे ये लोग भगवान शिव के प्रति, लेकिन इन्होंने कनिष्क महाराज ने बौद्ध धर्म को काफी आश्रय दिया, तभी तो वो
अश्वघोष को अपने साथ ले आए थे और बुद्ध का वो जो जल यानी पात्र था उसको भी ले आए थे। कनिष्क की धार्मिक उपलब्धियां और बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में अगर बात की जाए इनका योगदान के लिए, तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र की विजय के बाद कनिष्क बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आने से बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हो गया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कनिष्क ने पेशावर में एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध संगीति से ज्ञात होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी बन चुका था। कनिष्क के सिक्के की बात की जाए, कनिष्क के यदि सिक्कों की बात की जाए तो सिक्कों पर यूनानी, ईरानी, हिंदू देवी देवता और बुद्ध के चित्र भी मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि धार्मिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही सहिष्णु था, बहुत ही उदार किस्म का था और सभी धर्मों को मानने वाला, सभी धर्मों का आदर करने वाला है। ठीक है, तो उसने बौद्ध मठ और विहारों का निर्माण करवाया था। बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता भी देता था। स्तूपों, विहारों, स्मारकों का निर्माण भी करवाता था। विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भी भेजता था। कनिष्क ने विदेशों में अनेक धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। उन धर्म प्रचारकों में बौद्ध धर्म में उन प्रचारकों को उन्होंने चीन भेजा, जापान भेजा, तिब्बत, मध्य एशिया, यहाँ तक सभी पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर भेजा। चौथी बौद्ध संगीति का इसने आयोजन भी करवाया। तो बहुत बेहतरीन इसका समय रहा बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत के बारे में तो हम सब जानते हैं। कुंडल वन में करवाई गई थी। 500 से ज्यादा विद्वानों को वहां बुलाया गया था। वसुमित्र ने सभा की अध्यक्षता की थी। अशोक घोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, ये इसका अधिवेशन 6 महीने तक चलता रहा था। त्रिपिटक की टीकाएं यहाँ लिखी गई थी। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति के बारे में। धर्म के बाद बात करते हैं साहित्य की। सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य, क्योंकि उनके समय के जो साहित्य हैं उनसे ही पता लगता है कि किस प्रकार की उस वक्त की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टियां होती थी, किस प्रकार की स्थितियां राज्य की होती थी। कनिष्क के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का कथन है, कुषाण युग महान साहित्यिक क्रियाशीलता का एक युग था। इस युग में विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई या नहीं हुई, अपितु दर्शन शास्त्र के बारे में, चिकित्सा शास्त्र के बारे में बहुत से ग्रंथ लिखे गए। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक इस युग की साहित्यिक क्रियाशीलता के विभिन्न रूपों को मानते हैं। अश्वघोष एक तरह के वैज्ञानिक ही थे, रसायन का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता था इनको। चरक जो थे चिकित्सा से संबंधित, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, उसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित चीजें लिखी गई थी। कनिष्क विद्वानों को देखिए, नागार्जुन के बारे में एक छोटी चीज और बता देता हूँ। पारे से भस्म बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने ही किया था। तो ये रसायन शास्त्र में बहुत बड़े रसायनज्ञ थे। कनिष्क विद्वानों और साहित्यकारों का संरक्षक था और अश्वघोष उसके दरबार का सबसे महान साहित्यकार, दार्शनिक था, कवि था, नाटककार था। अश्वघोष ने भैया बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद नामक ग्रंथों की रचना की। सारीपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ इसने लिखा। नागार्जुन बहुत बड़ा विद्वान था, उसने मध्यम कारिका, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ठीक है, पारे के लिए प्रज्ञा पारमिता सूत्र ग्रंथों की इसने रचना की। वसुमित्र भी एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक था, उसने महाभिभाषा शास्त्र की रचना की थी। चरक कनिष्क का राजवैद्य था, उसने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था चिकित्सा शास्त्र के ऊपर। ठीक है, अब साहित्य की बात हो गई तो अब कला की बात करते हैं। कला के अंदर देखिए सबसे बड़ी बात गांधार जो कला है, गांधार कला कनिष्क के द्वारा ही यहाँ लाई गई थी। गांधार कला में मूर्ति कला सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस शैली में मूर्तियां सलेटी पत्थर की होती थी और गांधार और भारतीय, इसको भारतीय यूनानी कला कहते हैं भाई, इंडो ग्रीक कला, ठीक है ना। गांधार कला को बहुत ही बेहतरीन होती थी। इसकी जो मूर्तियां बनती थी उस शैली का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया था।
मथुरा कला भी इसी के काल में सबसे ज्यादा पनपी थी। ठीक है, मथुरा कला के अंतर्गत बनी हुई मूर्तियां लाल पत्थरों की होती थी, उसके स्लेटी पत्थरों की थी। इस शैली मूर्तियां अपनी विशालता और भौतिक वादिता के लिए थी। इस शैली की मूर्तियों पर मूछें वगैरह बिल्कुल नहीं होती। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं मूर्तियों की, जो कि उनकी कला की विशेषताएं हैं जो इसके शासनकाल में पनपी। अब बात करते हैं भाई कनिष्क की। काफी चर्चा हो गई। अब कनिष्क इतना कुछ करने के बाद अब कनिष्क के सरदार और सेनापति उसकी युद्ध नीति से तंग आ चुके थे, यानी जो सामंत वगैरह थे वो सब, और सेनापति खुद। उन्होंने अवसर पाकर रात्रि के समय में कनिष्क की हत्या कर दी थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुल 23 वर्षों तक महाराज कनिष्क ने शासन किया था। इस हिसाब से माना जाए तो लगभग 101 ईस्वी के समय उनकी मृत्यु हुई होगी। परंतु कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उन्होंने शायद 41 सालों तक शासन किया था, लेकिन 41 साल तो बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए इस मत को लोग इतना मानते नहीं। तो अब लगभग 101 ईस्वी के करीब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कनिष्क के जो उत्तराधिकारी हैं वो कैसे थे? कनिष्क की मृत्यु के बाद वशिष्ठ नाम का उसका पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठा था, और वशिष्ठ के पश्चात हुविष्क, ठीक है, शासन करने लगा। तो कनिष्क के साम्राज्य को पूर्ववत बनाए रखना, कश्मीर की हुविष्क नामक नगर की स्थापना भी की। हुविष्क के बाद वासुदेव कुषाण साम्राज्य का स्वामी भी बना, लेकिन वो सारे इतने वो नहीं थे। ये जो वासुदेव था ये तो अंतिम सम्राट था इस कुषाण शासन का। इसकी मृत्यु के बाद कुषाण वंश का तो पतन ही हो गया था। इसमें इसके कुछ लेख है। कुषाण वासुदेव जो हैं ये साम्राज्य का जब स्वामी बना था, उसके लेख सिक्के मथुरा, पंजाब और कई प्रांतों में मिलते हैं। उसका अधिकार केवल इन प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था, ज्यादातर जगहों पर किसी और लोगों का राज हो गया था। इसके भी सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां खुद ही प्राप्त होती है, तो ज्ञात होता है कि भाई ये बाकियों की तरह मतलब उस कनिष्क की तरह वो बौद्ध धर्मी नहीं था, ये शिव धर्म को ही मानता था। ठीक है, अंतिम सम्राट और उसकी मृत्यु बने पतन हो गया। कुषाण शासक यहीं तक होते हैं। कनिष्क के कुछ जीवन चरित्र की बात करें, वो एक वीर योद्धा था, महान विजेता था, योग्य शासक था, बौद्ध धर्म को मानने वाला, उसे संरक्षण देने वाला था, साहित्य और कला का संरक्षक था, और कलानुरागी था, भवन निर्माता। उसने कनिष्कपुर, सिरमुखपुर नामक 2 नए नगर बसाए थे। अनेक स्तूपों, विहारों, मठों का उसने निर्माण करवाया था। तो ये था महाराज कनिष्क। महाराज कनिष्क के बारे में, जो कि कुषाण राजवंश की बात हो रही थी। कुषाण राजवंश की बात करें तो कुषाण राजवंशों में अब इसका वासुदेव जी अंतिम थे, और उसके बाद जो नया राजवंश आएगा उसकी बात हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए कक्षा इतनी काफ़ी है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत मोस्टली अच्छे से पढ़िए, और जितना हो उसके नोट्स बनाइए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ये ज्ञानवर्धन है, क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, यूट्यूब पर भी अपलोड होती है हमारी क्लासेस। हमारे उपेंद्र सर लगे हैं आपके लिए स्पेशल इन क्लासेस के लिए, तो उनकी मेहनत को सफल करिए सर। आप सभी मिलकर के और देखा कीजिए क्लासेस को, अपने सभी मित्रों को भी बताइए कि क्लासेस चल रही हैं, आप लोग क्लासेस में आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस समय जो पेंडेमिक स्थिति चल रही है। सर नोट्स का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिंक भेज दूंगा। मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपके पास। लिंक भेजने की कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती, लेकिन मैं इसके पीडीएफ आपको ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, यदि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो चैट में आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे अभी एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट्स का लिंक नोट्स के लिए आपको भेज दूंगा। ठीक है,
और यदि और भी आप कुछ जानना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।